यानी इससे भी उन्होंने क्या किया, शॉर्टकट तरीका अपनाया। क्या किए, शॉर्टकट तरीका अपनाया। जैसे कहे कु, क्या बोले कु। अब कु बराबर कवर, कवर बराबर क ख ग अंग। चू, चू बराबर चवर, चवर बराबर च छ ज झ य। टू, टू बराबर यानी चू, चू बराबर चवर, चवर बराबर च छ ज झ य। टू, टू बराबर टावर, टावर बराबर ट ठ ड ढ न। टू, टू बराबर टावर, टावर बराबर त थ द ध न। पू, पू बराबर पावर, पावर बराबर प फ ब भ म। उन्होंने शॉर्टकट तरीका अपनाया। क्या किए, शॉर्टकट तरीका अपनाया। कु चू टू तू पू। अब जैसे हमको क ख ग अंग न कह के सीधे कह देंगे कु चू टू तू पू, क्या कह सकते हैं, कु चू टू तू पू। तो इसका ट्रिक होता है, क्या होता है, ट्रिक होता है कु चू टू, क्या बोल सकते हैं, टू, कु चू टू टू पू। इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कुचू टू तू पू। यानी कुचू टू तू पू कह देंगे तो कखवा से लेके पफवा तक क्लियर। तो बताइए कितना कम समय में बोले कुचू टू तू पू। यानी कुचू टू तू कह दिए तो कखवा से लेके पफवा तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि कु कहाँ से है, चू कहाँ से है, टू कहाँ से है, तू कहाँ से है या पू कहाँ से है। हाँ, तो एक संस्कृत में सूत्र का नाम है अकुह विसर्ज नियनाम कंठ। क्या नाम है, अकुह विसर्ज नियनाम कंठ। तो आ रहा है कु, अकुह, कु आ रहा है, वही आपका कु है। फिर एक संस्कृत में सूत्र का नाम है, दूसरा है इचु यासा नाम तालु। क्या है, इचु यासा नाम तालु। तो बोल रहे चू, यही आपका चू है। फिर एक और संस्कृत में सूत्र का नाम है रिटूर सनाम मूर्धा। क्या होता है, रिटूर सनाम मूर्धा। यहाँ पर टू आ रहा है तो वही टू है। फिर एक और संस्कृत में सूत्र का नाम है लिरितुल सनाम दंत। क्या है, लिरितुल सनाम दंत। तो तू आ रहा है तो ये आपका तू है। फिर है एक और संस्कृत में सूत्र का नाम है उपु पदमानीय ओष्ठई। क्या है, उपु पदमानीय ओष्ठई। तो पू आ रहा है, यहाँ पू है ना। तो इसका मतलब है ये क ख ग घ अंग। अब इसको क ख ग घ अंग को क्यों सजाया गया है, मान लेते यहाँ पर क लिखा है, यहाँ ख है, यहाँ ग है, यहाँ घ है, यहाँ अंग है। तो आखिर हम लोग क ख ग को क्यों लिखे हैं, मन करेगा तो हम लोग क हेलन च हेलन ठ हेलन द हेलन म लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ध्यान देना है इसको सजाया कैसे गया है। आखिर क ख ग घ अंग को क्यों लिखा गया, च छ ज झ य को क्यों लिखा गया, ट ठ ड ढ न को क्यों लिखा गया, त थ द ध न को क्यों लिखा गया, अब प फ ब भ म को क्यों लिखा गया। आज तो कोई जानता है कि क के बाद ख क्यों होता है, ख के बाद ग क्यों होता है, ग के बाद घ क्यों होता है, घ के बाद अंग क्यों होता है। आप लोग भी नहीं जानते होंगे। हाँ, तो इसको जो है उच्चारण के आधार पर सजाया गया है। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर सजाया गया है। यानी महर्षि पाणि जी ने ये सब का उच्चारण जो है कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो महर्षि पाणि जी ने कंठ के आधार पर इसको सजा दिए। किसके आधार पर, कंठ के आधार पर। किसके आधार पर, कंठ के। यानी हम बोल रहे हैं क ख ग घ अंग, ये सब का उच्चारण आपको कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि कंठ कहाँ होता है, तो कंठ यहाँ पर होता है। हम जैसे बोल रहे हैं क, देखिए यहाँ कंठ होगा, खड़ा हो जाएगा। अंदर से आवाज कहाँ आती है, बाहर आती है। जैसे बाहर निकलेगी तो यहाँ जो एक लिबलिबी होता है वो हिलता है। जैसे कंपन करेगा तो आपका आवाज बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो आसानी से हम इसको बोल सकते हैं। बोल रहे क, खड़ा हो जा रहा है, ख ग घ अंग। इसका मतलब है इस सब का उच्चारण जो है यानी क वर्ग का जो उच्चारण होता है आपको कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से। तो महर्षि पाणि जी ने इसको प्रथम वन, इसको द्वितीय वन, इसको तृतीय वन, इसको चतुर्थ वन और इसको पंचम वन, यानी वर्ग के आधार पर अपना क्या कर दिए, नामकरण कर दिए। माने क ख ग घ अंग, इस पांचों अक्षर का जो उच्चारण होता है आपको कंठ से होता है। दूसरा है च वर्ग। क्या है, च वर्ग। तो च वर्ग का जो उच्चारण होता है आपको तालु से होता है। किससे होता है, तालु से होता है। अब तालु किधर होता है, आप लोग के मुंह के अंदर ही तालु है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे
उनको पता ही नहीं होता है कि तालु किधर होता है। तो तालु जो होता है जीभ के ठीक ऊपर होता है। आप लोग अपने अपने अनुभव कर सकते हैं जीभ से ना, ऊपर वाला जो चिकना सतह होता है वही आपका क्या होता है, तालु होता है। हम जैसे बोल रहे हैं च, छ, ज, झ, य, तो जितना बार बोलेंगे उतना बार जीभ आपका ऊपर सटेगा। किधर सटेगा, ऊपर सटेगा। मान लेते हैं सपोज दैट याद नहीं है, परीक्षा में क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि निम्नलिखित में च का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो बोल रहे हैं च, तो च बोलेंगे तो जैसे बोलेंगे वैसे जीभ का हो जाएगा, ऊपर सट जाएगा। इसका उच्चारण जो होता है आपको कहां से होता है, तालु से होता है। अब स्पर्श करके देखना, अनुभव करके देख लेना है कि तालु जो होता है जीभ के ठीक ऊपर होता है। बोले च, छ, ज, झ, य, तो सबका उच्चारण आपको तालु से होता है। कहां से होता है, तालु से होता है ना। तो इसका उच्चारण आपको कहां से होता है, तालु से होता है। जीभ जो है आपका वो कहां सड़ जाएगा, ऊपर सड़ जाएगा। उसके बाद देखिए ट वर्ग, इसका जो उच्चारण होता है आपको मूर्धा से होता है। कहां से होता है, मूर्धा। अब मूर्धा किधर होता है, तो मूर्धा जो होता है ऊपरला जो दांत होता है उसके जस्ट पीछे होता है, जिसे हम लोग मसूढ़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसूढ़ा। ऊपरला दांत के पीछे आपका दो मतलब उबड़ खाबड़ होगा ना, मसूढ़ा। उसको मुझे हम लोग ब्रश व्रश करते हैं तो क्या होता है, जल्दीबाजी में हम लोग मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं तो दतवन छटक के लग जाता है तो फूल जाता है ना, तो वही आपका मूर्धा होता है। अब इस सब का जो उच्चारण आपको मूर्धा से होता है। जैसे बोला ट, ठ, ड, ढ, न, तो जितना बार हम बोल रहे हैं उतना बार जीभ जो है कहां सट रहा है, ऊपरला दांत के जस्ट पीछे मूर्धा में सट रहा है। कहां सट रहा है, मूर्धा में सट रहा है। जिस बच्चा का जीभ मतलब छोटा होता है वह तोतला टाइप के बोलता है, वो ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता है। हम कहेंगे र तो क्या बोलता है, ल। हम कहेंगे र तो वो बोलेगा ल। क्यों, कि उसका जीभ जो है मूर्धा में सटना चाहिए, तो मूर्धा में ना सट के कहां सट जाता है, दांत में सट जाता है। कहां सट जाता है, दांत में सट जाता है। इसलिए हम कहते हैं र तो वो बोलता है ल, ढंग से नहीं बोल पाता है। लेकिन जैसे वो बड़े हो जाता है तो धीरे धीरे उसका जीभ भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब जीभ बड़ा हो जाएगा तो वो आसानी से क्या कर लेता है, बोल लेता है। लेकिन देहात के लोग क्या करता है, उसको लाइक खियाता है कि लाइक खियाने से आवाज क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लाइक खियाने से कंठ पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको मूर्धा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, तो इसका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। कहां से होता है, मूर्धा से होता है। एक और देखिए बोल रहा है तू बराबर तवर, तो तवर का उच्चारण जो है को दांत से होता है। कहां से होता है, दंत से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दांत तो सबको दिखाई दे रहा है, दांत किधर है। जैसे हम बोलेंगे तो ऊपरला दांत में जीभ पीछे से धक्का मारता है। बोल रहे तो ऊपरला दांत में जीभ क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। थ सट रहा है, द, ध, न, तो जितना बार हम बोलेंगे उतना बार जीभ जो है ऊपरला दांत में पीछे से धक्का मारेगा। मान लेते याद नहीं है तो स्पर्श करके देख लेना है, अनुभव कर लेना है। परीक्षा में पूछ देता है कि निम्नलिखित में थ का उच्चारण स्थान होता है। मान लेते याद नहीं है तो बोलेंगे थ, तो ऊपरला दांत में पीछे से जीभ क्या हो जा रहा है, सट जा रहा है। तो इससे पता चल जा रहा है कि इसका उच्चारण जो होता है आपको कहां से होता है, दंत से होता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको क्या कर देंगे, टिक देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी तवर का उच्चारण जो होता है आपको कहां से होता है, दंत से होता है। कहां से होता है, दंत से होता है। चलिए दूसरा, उसके बाद लास्ट क्या है, पू बराबर क्या होता है, पवर। अब पवर का उच्चारण जो होता है आपको ओठ से होता है। किससे होता है, ओष्ठ से होता है। तो उच्चारण के आधार पर इसको भी क्या किया गया है, सजाया गया है। इसको क्या बोलेंगे, ओष्ठ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं प, दोनों ओठ सट जाएगा। फ, ब, भ, म। हमेशा पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में ब का उच्चारण स्थान होता है। बोल रहे हैं ब, दोनों ओठ सट जा रहा है। तो जैसे दोनों ओर सड़ जाएगा तो इसका मतलब है सबका उच्चारण कहां से होता है, आपको ओठ से होता है। तो महर्षि पाणिनि जी ने कवर, चौवर, टवर, तवर, पवर, सब का उच्चारण जो माने उच्चारण के आधार पर उन्होंने सजाया। किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर सजा दिए। और उच्चारण के आधार पर सजाने के बाद नामकरण कर दिए। क्या कर दिए, नामकरण कर दिए। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। क्यों, उसके पहचान के लिए। जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं तो कैसे हम किसी को बुलाएंगे। जैसे हम किसी को बुलाना तो कहेंगे आओ खड़ा हो जाओ, तो सब खड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नामकरण जो है पहचान के लिए रखा जाता है
इसे क वर्ग रख दिए तो क ख ग घ अंग, इस सब का उच्चारण कंठ से हुआ। च वर्ग रख दिए तो च छ ज ज य, इस सब का उच्चारण तालु से हो गया। ट वर्ग रख दिए तो ट ठ ड ढ न, इस सब का उच्चारण मूर्धा से हो गया। त वर्ग रख दिए तो त थ द ध न, इस सब का उच्चारण आपको दंत से हो गया। प वर्ग रख दिए तो प फ ब भ म, इस सब का उच्चारण आपको ओठ से हो गया। तो उच्चारण के आधार पर महर्षि पाणिनि जी ने 5 अक्षरों का एक समूह बनाया। कई अक्षरों का? 5 अक्षरों का। महर्षि पाणिनि जी ने लिख दिए क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद अंग। उच्चारण के आधार पर उन्होंने लिख दिए। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर 5 अक्षरों का एक समूह बनाया। कितने अक्षरों का? 5 सब में कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। 5 अक्षरों का क्या किए? एक समूह बनाए ना। और सार्थक समूह, सार्थक का मतलब क्या होता है कि सजा हुआ तो है ही, मतलब अब सार्थक कैसे होता है? जिसे मान लेते हैं माला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये आपका क्या हो गया? माला हो गया। क्या हो गया? माला। तो माला बनाए, तो माला बनाने का मतलब है वर्ण का, यहां ध्यान दीजिए, माला बनाने का मतलब है यहां पर लिखे क वर्ग। क्या लिखे? क वर्ग। यहां लिख देते हैं च वर्ग, यहां लिख देते हैं ट वर्ग, यहां लिख देते हैं त वर्ग, यहां लिख देते हैं प वर्ग। यानी 5 अक्षरों का इन्होंने क्या की? एक समूह बनाया, सार्थक समूह सजा हुआ। यानी क के बाद च, च के बाद ट के बाद त, त के बाद प ना, एक सार्थक समूह। तो यही वर्णों के जो सार्थक समूह होता है क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो चाहते तो हम इतना ही बता देते कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हम अन्य टीचरों से कुछ आप लोग को क्या बताए हैं? अलग बताए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लेकर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।